चलो जी, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, वो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पोर्शन जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट कर लें। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब 2D का पोर्शन जहाँ से स्टार्ट है, 2D का पोर्शन आपका जो स्टार्ट है सर वो है आपका पॉइंट से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका 2D का ही पार्ट होता है, ये 2D का ही पार्ट आपके पास होता है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो मैं उसे बता दूं कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और ये वाली कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में सर्च गोल या सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर ये ऑप्शन आपको चूज करना है। आरएस सर का फोटो आपको नजर आ जाएगा। सुबह 8 बजे बहुत धमाकेदार क्लास होती है और इसके अंदर 2000 से 2500 के आसपास बच्चे लाइव रहते हैं। तो ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से अटेंड करनी है क्योंकि इस क्लास का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में टपकते हैं। चलो जी, अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन, प्लस का, अच्छा आधे बच्चों को तो यही पता नहीं रहता प्लस क्या होता है। प्लस का मतलब पैसे देकर पढ़ना हो। तो अगर जिस बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं। और अगर आप इस वाले कोड का यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर मैथ्स मुकेश सर नहीं पढ़ाएंगे, केवल और केवल फिजिक्स आरएस सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश संजय सर भी नहीं पढ़ाएंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे भरोसे पर प्लस मत लेना। कई बच्चों का कॉल आ जाता है प्लस लेने के बाद में कि सर आप प्लस पर, आपकी क्लासेस कब से हैं? तो हमारी क्लासें प्लस पर नहीं आती है। हमारी क्लासें ओनली फ्री प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर होती है, YT पर होती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहाँ पर हर क्लास का जो PDF है वो सेंड कर दिया जाता है और भी कोई अपडेट आपको हो तो वो सेंड करवा दिया जाता है। ये हमारी टीम है टीम आरएस सर, और जिसका तो क्या ही बोलना है, वो आप सबको पता है कि इस टीम ने डिफेंस कैटेगरी के अंदर धूम मचा रखी है। ठीक है, चलो जी, ये हमारी पूरी क्लासेस का टाइमिंग है। बच्चा, कोई भी बच्चा अगर नया हो, इस प्लेटफॉर्म पे नया हो, वो स्क्रीनशॉट ले लेना। सुबह से लेकर 5 बजे तक, 4 से 5 बजे लास्ट क्लास आपकी होती है और बहुत अच्छे अंदाज से सारी क्लासेस होती है, ये मान के चलो। जैसे मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स का एक तो आपका मॉक टेस्ट है। कुछ जो रिपीटर बच्चे हैं उन बच्चों के लिए, कोई नए फ्रेश बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे सुबह 11 बजे आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा उसका प्रैक्टिस होगा यहाँ पर 2:30 PM वाली क्लास में। ठीक है, तो बैक टू बैक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस के साथ में अब 2 घंटे अगर मान लो कि ये क्लासें आपकी होती है तो सेम कॉन्सेप्ट का अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो कॉन्सेप्ट तो परमानेंट हो गए, बिल्कुल फेविकोल का जोड़ हो गया, बिल्कुल परमानेंट हो जाएंगे। इंग्लिश में भी ऐसा ही है। इंग्लिश के अंदर आपकी एक मॉक टेस्ट तो सुबह 7:15 बजे, उसके बाद में 12 बजे आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस सेशन होता है वो वोकेब का होता है और वोकेब वाला जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसका मैं गारंटी देता हूं कि आप आधे से 20 स्पेलिंग पढ़ाते हैं, उसमें से 15 तो आपको क्लास में याद हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फटाफट से बताओ, फटाफट से सारे के सारे बच्चे क्लास में आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। एक बार जो बच्चा क्लास में आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, ठीक है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है वो एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें और पूरे जोश के साथ में इन्हीं 3 नामों के अंदर पूरी असीम शक्तियां इस संसार की छुपी हुई है। ठीक है, फटाफट से बेटा, फटाफट से। हाँ, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो पूरे जोश के साथ में बच्चा, पूरे जोश के साथ में आज की जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि सर जो आप अभी यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हो वो कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं टॉपिक आपका डिस्कस कर रहा हूँ 2D है। ठीक है, क्या है? 2D, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री। उसके बाद में हो सकता है हम 3D स्टार्ट करें या कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें। इस 2D के अंदर जो टॉपिक मिलाकर आपके पास है, एक तो है आपके पास पॉइंट, बिंदु, उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आपके पास है वो है आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और तीसरा जो टॉपिक आपका है वो है आपका सर्किल है।
और सर्किल के बाद में आपका कोनिक सेक्शन आ जाता है, मतलब आपका पैराबोला आ जाता है, आपका इलिप्स आ जाता है, उसके बाद में आपका हाइपरबोला आ जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक है अपन बैक टू बैक कवर करेंगे और 2D आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2D समझ में आएगी तो ही आपको 3D समझ में आएगी। तो इस पॉइंट की कोई नया बच्चा अगर हो तो 2D की जो क्लासें हैं, द पॉइंट की क्लासें फर्स्ट पार्ट हो चुका है, 2 पार्ट इसके हो चुके हैं, तीसरा पार्ट आज की क्लास के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। इसका तीसरा पार्ट आज की क्लास में आपका चलेगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। RS अग्रवाल की भी यार टेंशन ना लो, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतना आपको बोल दिया कि अगर इस चैनल से आप जुड़े हुए हो तो आप जो मन में सोचोगे ना वो हमारे दिल तक पहुंच जाएगा, बस इतना आप विश्वास करो। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक आपके पास है, पॉइंट का पार्ट नंबर 3 अपन डिस्कस करेंगे, द पॉइंट का बिंदु का 3rd पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो होगा आपका जियोमेट्रिकल पॉइंट्स। कुछ जियोमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे उनकी अपन चर्चा करेंगे। जियोमेट्रिक पॉइंट्स के बाद में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, या एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और तीसरा जो हम चर्चा करेंगे वो होगा आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, है ना। और उसके बाद में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास लोकस। तो आज की क्लास के अंदर मैं इतना आपका कवर करूंगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर क्लास को ज्वाइन तो कर लेते हैं, स्टार्टिंग में क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, चलो जी कौन क्लास लेगा बाद में देख लेंगे। लाइव क्लास के अंदर जितना इंटरेक्शन बच्चों का होता है ना, जितना इंटरेक्शन बच्चों का होता है उसका ही आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, चलो जी। तो जियोमेट्रिकल पॉइंट्स के अंदर जो पॉइंट्स आपके पास है उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास है, पहला जो पॉइंट है सेंट्रोइड। पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने वो होगा आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो होता है वो होता है आपका केंद्रक। एक एक कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में उतार लेना, कॉपी के अंदर मेंशन करते रहना क्या चीज होती है, बोल बोल कर बता रहा हूं। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे सारे फॉर्मूले में डिस्कस करूंगा आपके सामने, समझना। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। मान लो कि कोई ट्राइंगल अगर आपके पास ऐसा बना हुआ है, कोई भी ट्राइंगल अगर आपके पास ऐसा बना हुआ है, इसके अंदर ये वर्टेक्स आपके पास है, बी वर्टेक्स आपके पास है, सी वर्टेक्स ये है। तो इससे अगर सामने वाली साइड पर एक मीडियन, ये माध्यिका है, और मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्या होती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इक्वल होता है। अगर मैं इस पॉइंट से पास होने वाली मीडियन अगर ड्रॉ करूं तो ये दोनों की लेंथ बराबर। अगर मैं इस पॉइंट से अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो ये दोनों जो लेंथ है वो क्या है? बराबर है। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और बेसिकली इसको जो डिनोट किया जाता है वो जी से इसको डिनोट किया जाता है, सेंट्रोइड। इसके बारे में सुनना कि सर ये जो आपके पास पहले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका x2, y2, और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास x3, y3 है। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर आप इस g के कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये जो g पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब तीनों अक्ष निर्देशांकों को जोड़ के 3 का डिवाइड, और तीनों y को ऐड करके अपन 3 से डिवाइड कर देंगे। ये चाहे आपके पास 3 हो तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड हो जाता है। मान लो कि आपके पास 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट अगर हो तो आपके पास चारों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 4 से डिवाइड, वो उसका सेंट्रोइड आपके पास हो जाता है। एक और चीज सुनना, ये जो केंद्रक आपके पास होता है, ये जो केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, 2:1 में पूरी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इधर वाला अनुपात 2, इधर वाला अनुपात 1, इधर वाला अनुपात आपके पास 2, इधर वाला अनुपात 1, इधर वाला अनुपात आपके पास 2, और इधर वाला अनुपात आपके पास क्या होता है? 1। 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि केंद्रक जो आपके पास होता है वो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास बनते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो समझिए आप कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक जो चीज आपको दी हुई होती है, कई बार पहला जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको कैसे लिखना है वो समझना। पहला जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप कैसे बनाओगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाना है समझना। कि पहली जो कंडीशन है इसमें शॉर्ट ट्रिक की, वो आपको सेंट्रोइड तो गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, इसका जो केंद्रक है वो दे रखा है आपको A B C दे रखा है,
और दो वर्टेक्स आपको दे रखे हैं x1, y1 दे रखा है और ये दे रखा है आपको x2, y2 दे रखा है। ये आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि ये वाला कोऑर्डिनेट तो आपको फाइंड आउट करना है और इन दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसका सेंट्रोइड दे रखा है, केंद्रक दे रखा है। तो ये जो तीसरा वर्टेक्स है ना, ये जो तीसरा वर्टेक्स है वो डायरेक्ट आएगा 3 इंटू सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2, ठीक है, और 3 इंटू सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट माइनस का y1 माइनस का y2। ये आपके पास क्या होते हैं, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो अपन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बफरिंग बिल्कुल नहीं है, सही कनेक्शन है। एक नमूना देखो, इसी के बेस पे नमूना देखो, नमूना अपन किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको दे रखा है कि एक जो वर्टेक्स है एक ट्राइंगल के अंदर, एक वर्टेक्स तो है 1,2, दूसरा वर्टेक्स है 3,4 और इसका जो सेंट्रोइड है वो है आपके पास 0,-4। क्या है, 0,-4। तो आपको ये पूछ लिया कि ये जो आपके पास तीसरा कोऑर्डिनेट होगा, तीसरा जो कोऑर्डिनेट होगा इस ट्राइंगल का वो क्या होगा, ऐसा आपको पूछ लिया। तो क्या करोगे, हमेशा डायरेक्ट, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट ध्यान रखो कि 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई और इन दोनों को प्लस करके अपन माइनस कर देंगे। 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, इन दोनों को प्लस करके माइनस करोगे तो -4, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, -12 और इन दोनों को माइनस कर देंगे जोड़ के, इसका मतलब कितना आ जाएगा, -18। ये डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे विदाउट फॉर्मूले से, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे विदाउट फॉर्मूले से। बोलो आया क्या समझ में, यहां तक कि गणित समझ में आई कि नहीं आई। डायरेक्ट कैलकुलेशन का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि बेटा एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपन फॉर्मूले लगाएं। अपन थोड़े स्मार्ट वर्किंग करना सीखेंगे और वो स्मार्ट वर्किंग आपकी इस तरीके से होगी। 2 दे रखे हैं, सेंट्रोइड दे रखा है, तीसरा अगर निकालना हो तो इस तरीके से, सेंट्रोइड के एक्स कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई और इन दोनों का ऐड करके माइनस, सेंट्रोइड के y कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। हाँ जी, आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मैंने रिपीट कर दिया है बेटा, इसको रिपीट कर दिया है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला ट्रिक बन जाता है जब सेंट्रोइड दे रखा हो, 2 कोऑर्डिनेट, 2 वर्टिसेस, मतलब 2 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो और तीसरा आपको निकालना हो, ठीक है। एक चीज और है, कई बार आपको ऐसा दे रखा होगा, दूसरे नंबर का शॉर्ट ट्रिक, दूसरे नंबर का शॉर्ट ट्रिक समझना। अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, जरा समझना, ये यहाँ पे बना देता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और या फिर आप लिख लेना सारी चीजें। आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं, इनके क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। 3 शीर्ष है ए बी सी और उन ए बी सी जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के कोऑर्डिनेट x1, y1 ये दे रखा है आपको x2, y2 और ये जो आपके पास दे रखा है x3, y3 दे रखा है। क्या दे रखा है, x3, y3 दे रखा है। तो ऐसे केस में ये जो b पॉइंट होगा, ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालें और ये जो a पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें, ये अपना मुद्दा है। आपको क्या क्या गिवन है जरा देखना। आपको गिवन है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं और आपको शीर्षों के निर्देशांक कैलकुलेट करने हैं। मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक गिवन है और अपने को जो निकालना है वो शीर्ष का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो इस शीर्ष का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक तरीका है, वो क्या है कि ये जो आपके पास है ना, ये वाला शीर्ष वो 2 भुजाओं से बन रहा है, इन दोनों से, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, सामने वाले का माइनस कर दो। इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे और सामने वाले का माइनस कर दो। सेम y कोऑर्डिनेट में इन दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, सामने वाले का माइनस कर दो। इसका मतलब आपके पास y1 प्लस का y3 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर आप कैलकुलेट करोगे b कोऑर्डिनेट, तो वो कैसे कि सर इस b कोऑर्डिनेट को बनाने के लिए ये दोनों भुजाएं काम में आ रही है, तो इन दोनों के x निर्देशांकों को अपन जोड़ देंगे। क्या कि सर वो होगा x1 प्लस x2 और इसमें से सामने वाले का माइनस कर देंगे x3 और सेम y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, y1 प्लस का y2 माइनस का आपके पास y3 आ जाएगा। सेम एज इट इज ये होगा। इस शीर्ष को बनाने में ये 2 भुजाएं काम में आ रही है, इसका मतलब x2 प्लस का x3 और माइनस का x1 और क्या आएगा y2 प्लस का y3 और माइनस आपके पास y1, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना या तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और या आप आराम से लिख भी सकते हो इनको। ये शॉर्ट ट्रिक बनता है, ये शॉर्ट ट्रिक बनता है। कैसे बनेगा,
अब आपको डायरेक्ट आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। नमूना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ इसी के बेस पर एक नमूना, और आप आंसर दे सकते हो। नमूना देखो, नमूना क्वेश्चन का, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं 1,2 दे रखा है, एक दे रखा है 3,4, एक दे रखा है -2,0। तो इसके शीर्षों के निर्देशांक आपको निकालने हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, और आपको क्या निकालने हैं, शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। शीर्षों के निर्देशांक आपके पास कितने होंगे, ठीक है। चलो समझना कि इन दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, सामने वाले का माइनस कर दो। कोई सा भी निकालना होना तो इन दोनों को प्लस किया, 1 और 3 4, सामने वाले में से माइनस किया, कितना आया 6। इन दोनों को प्लस किया, 6 में से 0 को माइनस किया, 6,6। अगर आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, 1 और -2 -1, सामने वाले को माइनस किया, -4। 2 और 0 2, 2 में से 4 माइनस किया, -2। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे, इन दोनों को अपने क्या किया, प्लस किया, तो 1 सामने वाले को माइनस किया 0, इन दोनों को प्लस किया 4, 2 को माइनस किया 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बोलो आया क्या समझ में? यहां तक की चीज समझ में आ गई हो क्या? फटाफट से मुझे बता दो। ये सेंट्रोइड के अंदर पीडीएफ मत रहो भाई साहब, पीडीएफ का गाना मत गाओ अभी केवल और केवल कॉन्सेप्ट आप ये दिल दिमाग तक उतारो, ठीक है। सबके पीडीएफ मैंने पहले से दे रखे हैं, कल वाली क्लास का गलती से इरेज हो गया पूरा मटेरियल, ठीक है ना। हाँ जी बताओ फटाफट से। 156 के हो गए होंगे शायद। आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार रहा। हाँ जी बोलो, आया क्या समझ में? चलो जी बहुत बढ़िया बात है। तो ये सेंट्रोइड के बारे में बातें थी। आगे चलता हूं। अगला जो आपके पास है वो है आपका सरकम सेंटर। दूसरा जो आपके पास है वो है सरकम सेंटर। एक तो मैंने सेंट्रोइड बता दिया है, दूसरा जो है वो है आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, परिकेंद्र, ठीक है। चलो जी, आपको दिल से सैल्यूट हो भाई, हमने 156 के कंप्लीट कर लिए हैं, और सैटरडे को हमारे 155 थे। 2 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर, ये आप लोगों की महानता है और आपने क्लास का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। चलो जी समझना, परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र होता है परिगत वृत्त का जो केंद्र होता है, मतलब जो तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो वृत्त होता है ना, उसका सेंटर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। कैसे निकालते हैं जरा समझना। मान लो कि ये आपके पास एक ट्राइंगल था, ये आपके पास एक ट्राइंगल था, इसके तीनों वर्टिसेज, इसके तीनों शीर्षों से पास होने वाला जो सर्किल होता है, इसके तीनों शीर्षों से पास होने वाला जो सर्किल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परि सर्किल बोलते हैं, परिव्रत बोलते हैं। इस सर्किल को क्या बोला जाता है, अगर मैं बात करूं तो इसको तो बोला जाता है परिव्रत बोला जाता है। इसको इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो बोला जाता है सरकम सर्किल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरकम सर्किल। और इस सरकम सर्किल का जो सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है, सरकम सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र इसको बोला जाता है। ये कैसे निकालते हैं वो जरा देखो। परिकेंद्र निकालने के लिए कोई भी जो ट्राइंगल है उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। मतलब ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा, इसका लंब समद्विभाजक होना चाहिए कोई भी ट्राइंगल के अंदर। जैसे मैं आपको बना के बता देता हूं कि ये जो परिकेंद्र, जो परिव्रत बनता है ना, वो कैसे बनता है। जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल था ऐसा, इसके अंदर 3 साइड्स है, और इन तीनों साइडों के अंदर पहले तो इस भुजा को समद्विभाजित करें और परपेंडिकुलर हो। 2 बराबर भागों में बांटना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वाली लाइन एक तो ये ड्रॉ कर लिया। इस वाली साइड के अंदर भी अपन ने ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया, सेम बाइसेक्ट करने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये अपन ने ड्रॉ कर लिया। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको और इस वर्टेक्स को अगर हम मिलाते हैं तो आपके पास ये जो होता है वो होता है सरकम रेडियस, परित्रिज्या। और इसको मैच करने के बाद में यदि हम कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, आपका सरकम सर्किल होता है, परिकेंद्र होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस परिकेंद्र, परिव्रत जो होता है उसका सेंटर जो होता है उसको परिकेंद्र बोलते हैं, और ये जो आपके पास होती है उसको परित्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। चलो जी, इतनी गणित समझ में आई होगी आपके।
तो यहाँ पर भी यही बात है कि ये जो आपके पास सेंटर होगा ये वाला है ना, ये, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है R, जिसको बोला जाता है सरकम रेडियस बोला जाता है। ठीक है, सरकम रेडियस इसको बोला जाता है। और अगर इसमें कंडीशन जो अपन लगाते हैं, कंडीशन, वो कंडीशन जो आपके पास होती है वो देखो, कंडीशन इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको ये करना होता है, एक मिनट देखना, कमेंट देखो, ब्लॉक करो। हाँ जी, देखो कि सर ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसके तीनों शीर्षों से जो डिस्टेंस है ना, तीनों शीर्षों से जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, बराबर होती है। और इस दूरी का स्क्वायर भी क्या होगा आपके पास, बराबर। तो इसमें जो कंडीशन लगाते हैं वो होता है CP स्क्वायर, CQ स्क्वायर और CR जो स्क्वायर होता है ये क्या होगा आपके पास, बराबर होगा। इस सेंटर की, ये जो सरकम सेंटर होता है, इसके तीनों शीर्षों से दूरियां बराबर होती है, और बराबर होगी तो आपके पास उनका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक कंडीशन तो ये लगा के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट नोट आपके पास है, नोट डाल के ये वाली चीज आप लिख लेना, नोट डाल लेना। और बहुत ही अच्छा नोट ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल में समकोण में कर्ण का मध्य बिंदु, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है ना, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। वही आपका क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। फिर से बात को सुनो, जरा बात को सुनो, पहले मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है ना, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका क्या, सरकम सेंटर। ठीक है, ये लॉजिक है। और ये मान के चलो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको इसी लॉजिक से आएगा। ठीक है, चलो कैसे, जैसे मान लो कि एक नमूना दिखाता हूं आपको ऐसा दे रखा है, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए कोऑर्डिनेट सर आपको दे रखा है 0,0 दे रखा है, ए कोऑर्डिनेट आपको a,0 दे रखा है, ए कोऑर्डिनेट आपको 0,b दे रखा है। आपको ऐसा पूछ लिया कि ये जो ट्राइंगल बनता है, इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उसका आपको क्या निकालना है, सरकम सेंटर निकालना है। क्या निकालना है, सरकम सेंटर निकालना है। तो ये परिकेंद्र क्या होगा, जरा समझो परिकेंद्र क्या होगा, इसका परिकेंद्र क्या होगा। तो पहले आप ये जो पॉइंट्स है ना इनको प्लॉट करो कि सर एक पॉइंट तो आपके पास कहाँ है, 0,0 यहाँ पे, एक पॉइंट सर आपका यहाँ पे है a,0 और एक पॉइंट है सर 0,b वाई एक्सिस पर। अगर इन तीनों को प्लॉट करते हैं तो बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाला जो वृत्त होता है वो क्या होता है, परिवृत्त होता है। और इस परिवृत्त में कर्ण ये बन रहा है, इस कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा क्या, कि सर इसके अंदर होगा a/2 और b/2, यही क्या होगा आपके पास, परिकेंद्र होगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, अरे बता दो इतना समझ में आया कि नहीं। a/2 और b/2 ये आपके पास क्या आ जाएगा, परिकेंद्र आ जाएगा, सरकम सेंटर आ जाएगा। बोलो आ गया समझ में। ये क्या होता है, परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, परियों का केंद्र परियां जहां पे रहती है वो इस पॉइंट पर रहती है, परियां देख लो, a/2 और b/2 आ गया। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे जो आपके पास है, हाँ इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो लेते रहना आप, नहीं तो क्लास को वापस देख के। चलो जी अगला जो पॉइंट आपके पास है वो है आपका इन सेंटर, अंतः केंद्र, इन सेंटर। इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई साहब, है ना। अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र होता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या है सर, इन सेंटर इस बार ट्राइंगल के अंदर सेंटर, इस बार ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बनेगा और उस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको अपन इन सेंटर कहेंगे। जैसे सर ये तो मान लो कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये मान लो कि एक ट्राइंगल है, हो से यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, लेकिन 90 डिग्री हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसको अंदर से टच करने वाला, जैसे कई बार मैं बोलता हूँ ना आपको, कोई मेरी भावनाएं अंदर से टच कर जाती है हर्ट से, कई बार आवाज निकलती है, दिल से आवाज निकलती है, अंदर से आवाज। तो ये अंदर वाला सर्किल है और इस अंदर वाले सर्किल का जो सेंटर होता है, इस अंदर वाले सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है आपका, इन सेंटर होता है। क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, अंतः केंद्र होता है। क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। ठीक है, और इस अंतः केंद्र को अगर मैं इस भुजा से मिला दूं ऐसे, तो वो क्या होती है, इन रेडियस होती है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, स्मॉल r से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपके पास कि सर ये ट्राइंगल अगर आपके पास है,
ए बी और सी है, ठीक है, क्या है, ए बी सी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास x1, y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3, y3 है। इस ए के सामने वाली भुजा है स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा है स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा है स्मॉल सी। तो ये जो इन सेंटर होता है उसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका आपके पास कोऑर्डिनेट ऐसा आता है ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 अपॉन आपके पास a प्लस b प्लस c, ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। सेम इसी तरीके से ay1 प्लस का by2 प्लस आपके पास c y3, और नीचे जो आपके पास आएगा वो आएगा a प्लस b प्लस c, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये होता है सर इन सेंटर। ये भी मैं बता देता हूं कि इन सेंटर आपके पास कैसे बनता है, जरा देख लो इन सेंटर कैसे बनता है। इंटरगल इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बनता है ना वो कैसे बनता है। मान लो कि ये ट्राइंगल आपके पास था, ये ट्राइंगल था। अब जैसे पहले तो हमने क्या किया था, पहले तो अपन ने भुजाओं का लंब समद्विभाजक किया था, किसमें, सर्कम सेंटर में। बाहर जो वृत्त बना था उसके अंदर तो भुजाओं का लंब समद्विभाजन किया था, इसके अंदर कोणों का समद्विभाजन करते हैं। ये जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं इनको मैच करने से आपके पास एक पॉइंट बनता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट किया अपन ने, दो भागों में विभाजित किया, ये वाला आया। इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, ये इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे ये। तो ये जो आपके पास होता है ये क्या होता है, इन सेंटर होता है। और ये जो इन सेंटर होता है, इससे अगर इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ये लंब डाल दिया जाए, तो इसको बोला जाता है इन रेडियस स्मॉल आर। ये रेडियस भी, ये सेंटर हुआ, और इसको मिलाकर अपन ने क्या बना लिया, एक सर्किल बना लिया। तो ये जो सर्किल होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सर्किल बोलते हैं, ठीक है, इन सर्किल बोलते हैं। इन सर्किल के रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं, और इसका जो सेंटर होता है इसको इन सेंटर बोला जाता है, अंत के अंदर बोल दिया जाता है। आया समझ में, इतना समझ में आया, ठीक है। चलो जी, तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें एंगल का बाइसेक्टर होता है, ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, साइड्स का बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं। ये अंत के अंदर की बात मैंने बता दी, अंत के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आगे वाला टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। फोर्थ जो आपके पास है वो है आपका लंब के अंदर। फोर्थ जो आपके पास है वो है लंब के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा गया है। फोर्थ जो आपके पास है वो है लंब के अंदर, है ना, ऑर्थो सेंटर इसको बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर आपके पास क्या होता है, जरा देखिएगा। ऑर्थो सेंटर आपके पास क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कोई भी जो ट्राइंगल आपके पास होता है ना, ये जैसे मान लो कि एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर हर जो वर्टेक्स है, हर जो शीर्ष आपके पास है, उससे सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, ये आपके पास सी था, इस पॉइंट से अगर सामने वाली साइड पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों परपेंडिकुलर का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसको बोला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ओ से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर से सुनना, क्या है, किसी भी ट्राइंगल में कोई भी जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, उससे सामने वाली साइड पर अगर लंब खींचा जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो इस पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से सामने वाली पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑर्थो सेंटर। चाहे तो आप 3 से खींच लो, 3 वाला भी आपका यहीं आएगा, 3 वाला भी आपके पास यहीं आएगा। इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो एक जरा मैं हिंट दूंगा, लेकिन मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। सुनना एक बार, स्ट्रेट लाइन में सिखाऊंगा कि सर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जरा समझना एक बार, थोड़ा सा समझ लो, आएगा समझ में। कि 1,2 दे रखा है, ये दे रखा है सर 3,4 दे रखा है, और सर ये दे रखा है -1,2 दे रखा है। ऐसा मान लो कि ये 3 कोऑर्डिनेट आपके पास है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी पहले, ये भुजा की लंबाई। तो आप देखो कि ये वाली जो साइड है ना, इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप कितना, m। अब इसके स्लोप का उल्टा करके माइनस करोगे तो इसका स्लोप आएगा आपके पास। प्यार ध्यान से सुनना, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक इस वाली लाइन की इक्वेशन, फिर दोनों को सोल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है।
तो सर इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं मैं? तो इस लाइन के लिए मेरे पास क्या है, एक तो पॉइंट है, अब इसका स्लोप पता करना है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, आपस में परपेंडिकुलर है, और लंबवत रेखाओं का जो ढाल होता है वो उल्टा करके माइनस करके निकाला जाता है। जैसे इसका ढाल मैं निकालूं तो पहले इसका ढाल निकालो। इसका ढाल क्या होगा, ये होगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब कितना कि 2/4, मतलब कितना 1/2। ये सर इस रेखा का ढाल 1/2 आया, इस रेखा का ढाल 1/2, तो इसका कितना, इसका आएगा सर -2। तो ये आपके पास एक पॉइंट रहा, ये ढाल रहा। इस लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हो कि सर y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 से ये रेखा की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। सेम टू सेम इसी तरीके से एक पॉइंट तो ये रहा, इस रेखा का समीकरण अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालें कि सर इन दोनों से ढाल निकाल लो, स्लोप निकाल लो, उल्टा करके माइनस करोगे तो इसका स्लोप आ जाएगा और इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों लाइनों की इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो ऑर्थो सेंटर होगा। लेकिन ये सारी गणित मैं आपको स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन में बता दूंगा, ठीक है। सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस होता है? सरकम सेंटर भाई साहब, ये मैं क्या गणित बोल रहा हूं, दोनों के अंदर मैं यही तो चीज आपको बता रहा हूं कि सर सरकम, अच्छा एक बच्चे ने, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया बच्चा, आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करता हूं। वो क्या है कि सर सरकम सेंटर में क्या डिफरेंस है एक ऑर्थो सेंटर में। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस देखो कि सर ऑर्थो सेंटर के लिए मैंने बोला कि परस्पर लंबवत, इस सिर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। जबकि इसमें क्या करते हैं, इसमें होता है सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब भी होगा और सामने वाले को समद्विभाजित भी करेगा। इस पे लंब डाल दो और समद्विभाजित भी कर दो, है ना, ये दोनों बराबर होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि बराबर हो, इस पे लंब डाल दिया यार, ये बराबर भी होनी चाहिए, तब आपके पास इन सब का जो आपके पास आता है वो आता है आपका सरकम सेंटर आता है। जबकि इसके अंदर लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु ऑर्थो सेंटर, और ये लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया। ये दोनों के अंदर फर्क है। चलो जी, ये ऑर्थो सेंटर आपके पास हुआ। एक सेंटर वो तो और होता है, वो होता है आपका एक्स सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, फिर इनके अंदर रिलेशन बताऊंगा। पांचवा जो आपके पास है वो है आपका एक्स सेंटर। बेटा ये पूरा आज मेरे को आज ही पूरा करना है तो थोड़ा सा फास्ट चलिए आप। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर का मतलब होता है बहिष्वृत। क्या होता है? बहिष्वृत। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कहीं पर आपको मिल ही जाए, है ना, हाँ, कि मिल ही जाए कहीं पे, तो वो देखो आपके पास क्या होता है। बहिष्वृत क्या होता है? बहिष्वृत बेटा जो आपने ऑर्थो सेंटर पूछा है ना, ऑर्थो सेंटर, इसके अंदर एक लाइन और मैं लिखा देता हूं। ऑर्थो सेंटर के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल समकोण वाला जो त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण वाला शीर्ष, राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण वाला शीर्ष जो होता है ना, समकोण वाला शीर्ष, वो ही आपके पास ऑर्थो सेंटर होता है। कोई 90 डिग्री का त्रिभुज अगर आपको दिखेगा तो जहां पे 90 डिग्री बनता है ना, वही क्या होता है आपका ऑर्थो सेंटर होता है। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। आ गई क्या बात समझ में? वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है, अब देखो जैसे मान लो कि मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा करवाया था कि 0,0 है आपके पास, एक आपका a,0 है, एक 0,b है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों पूछ लिए, तो भाई साहब अपन ने ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बना था, ये 0,0 था, ये a,0 था, ये 0,b था, ऐसा बना था कि आप, अगर मैं इसके अंदर ये पूछूं, बच्चा कमेंट करना, देखिए इस चीज का आपको कितना समझ में आया। ऑर्थो सेंटर क्या बताओगे आप? ऑर्थो सेंटर क्या बताओगे इसके अंदर? मैंने आपको यह कहा था कि जो भी 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स बनता है ना, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल बनता है, उसके अंदर हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो तो क्या होता है आपका, वो होता है सर सरकम सेंटर। क्या होता है? सरकम सेंटर। और 90 डिग्री जहां पे बना है वो होता है ऑर्थो सेंटर। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर। तो लंब के अंदर तो ये हुआ, और ये क्या हुआ आपका? सरकम सेंटर। अब अंदाज आपको पता चल गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऑर्थो सेंटर तो होगा 0,0 और सरकम सेंटर होगा a/2 और b/2। आया समझ में बेटा? चलो जी, तो ये चीज आगे अपन चलते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है आपका बहिष्वृत है। बहिष्वृत कैसे बनता है, इसके रिगार्डिंग क्या फॉर्मूला काम में आता है, जरा देखो कि सर एक ट्राइंगल, अगर मान लो कि ये अपने पास एक ट्राइंगल है,
एक ट्राइंगल आपके पास ऐसा है, और अगर इसके साइड्स को बढ़ा दिया जाए, इसकी भुजाओं को बढ़ा दिया जाए आगे, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, और ये बच गई, इसको बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया। भुजाओं को अपन ने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ी हुई भुजाओं को स्पर्श करने वाला, बाहर से टच करने वाला ये लाल, ये सर्किल, ये त्रिभुज की भुजाएं थी, ये दो बढ़ी हुई थी, दो तो बढ़ी हुई को और एक को बाहर से ऐसे टच करने वाला जो सर्किल होता है, ऐसे जो टच करने वाला जो सर्किल होता है उसको बोलते हैं एक्स सर्किल। क्या बोला जाता है, एक्स सर्किल। अरे भाई साहब, एक्स आपकी भी होगी, कोई एक्स होगी, है ना, एक्स आपकी भी होगी कोई, तो वो क्या करते हैं, अपने को बाहर से टोंट कसते हैं, समझ गए। एक्स जो होते हैं वो बाहर से टोंट कसते हैं, और जो अपनी प्रेजेंट में होती है, हाँ जी, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल सही है, अब सही है। थोड़ा सा बफरिंग हो गया था, है ना, थोड़ा सा बफरिंग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल सही है, सही कनेक्शन है। अरे बिल्कुल सही है, ओके है, अब ओके, बिल्कुल ओके है सर, बिल्कुल ओके है। देखे जाओ, तो ये जो सर्किल आपके पास होता है, एक सर्किल होता है, इसका सेंटर वेंटर कहीं नहीं पूछा जाता, ये मान के चलो आप, इसका सेंटर वेंटर कहीं आपसे कहीं बहुत कम बार डिस्कस किया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके पास होंगे वो क्या होंगे, जरा सुनना। इंपॉर्टेंट फैक्ट इन तीनों के रिगार्डिंग, ठीक है, तीनों के रिगार्डिंग अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। वो क्या होगा, कमेंट में ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो कि सर एक चीज जो मैंने आपको बताई, एक तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक तो सर O, एक आपके पास N, एक आपके पास G और एक आपके पास C। सर ये क्या लिख दिया, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सुना होगा, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। लेकिन यहाँ पे नहीं, O का मतलब है सर आपका लंब के अंदर, क्या, लंब के अंदर। लंब के अंदर का मतलब है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये तो है सर ऑर्थो सेंटर। इसके बारे में भूल जाओ, हालांकि IIT JEE में हम पढ़ाते हैं 9 पॉइंट सेंटर होता है ये। G का मतलब होता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मतलब समझ गए क्या, सेंट्रोइड का मतलब होता है सर केंद्रक, क्या, केंद्रक। और C का मतलब होता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब होता है सर परिकेंद्र। ये जो तीनों आपके पास होते हैं, ये जो चारों होते हैं वो एक लाइन के ऊपर होते हैं, ये चारों जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन पर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट के अंदर लिख लेना, ये चारों के चारों जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, मतलब संरेख होते हैं। और इन सब के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 1-1 होती है, क्या होती है, 1-1 होती है। इन सब के बीच में जो डिस्टेंस होती है 1-1। अब ये तो आपके है नहीं कहीं पे, 9 पॉइंट सेंटर होता है, N का मतलब 9 पॉइंट सेंटर, लेकिन ये मान के चलो आपका, तो ये तो इसका तो केस है ही नहीं, याद करने के लिए समझ लिया अपन ने। अब आप समझो कि O, G और C, अगर मैं पूछूं आपके पास कि सर सेंट्रोइड जो है, केंद्रक, ये जो सेंट्रोइड है इस ऑर्थो सेंटर और इस सरकम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इधर 1 और ये 1, कितना हो गया, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये लाइन आपको याद रह जानी चाहिए, क्या, कि सर ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एक लाइन के अंदर ही आते हैं। O का मतलब होता है सर लंब के अंदर, N का मतलब 9 पॉइंट सेंटर होता है, याद नहीं करना, G का मतलब सेंट्रोइड, C का मतलब सरकम सेंटर। ये जो सेंट्रोइड होता है वो O को और C को 2:1 में विभाजित करता है। आपको पूछा क्या जाएगा, आपको इन तीनों में से एक दे दिया जाएगा, 2 दे दिए जाएंगे, तीसरा पूछ लेगा। आ गई क्या समझ में, ठीक है। हाँ, तो ये वाली चीज आप ध्यान रखोगे बेटा। जो भी कमेंट के अंदर शरारतें कर रहे हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आपने लिख दिया है आई लव माई पेरेंट्स, तो इसके अलावा अब डिसिप्लिन में बार बार नहीं कहूंगा, डिसिप्लिन मेंटेन करो। अगर आप चाहते हो कि यार आई लव माई पेरेंट्स हमने लिख दिया है, तो अपने आप के अंदर ये एक डिसिप्लिन है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा गलत सलत बोल रहा है कमेंट के अंदर, तो ये मान के चलो आप अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो यहां पर कमेंट में आके। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, समझना। ये ONGC, ये कोलिनियर होते हैं। दूसरी बात, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपके पास होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है सर, कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती। अगर मान लो कि समबाहु त्रिभुज आ गया, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर केंद्रक के निर्देशांक
लंब केंद्र के निर्देशांक और परिकेंद्र के निर्देशांक ये सब के सब एक ही होते हैं। तो कैलकुलेट कौन सा करोगे कि सर केंद्रक को कैलकुलेट करना आसान है। जो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह होते हैं। मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया, तो ये जो तीनों पॉइंट है, लंब केंद्र भी यही, केंद्रक भी यही, परिकेंद्र भी यही, तीनों के तीनों ही पॉइंट क्या होते हैं, एक जगह होते हैं। आगे क्या बात समझ में? कोइंसिडेंट का मतलब एक जगह टपक जाना, वो होता है कोइंसिडेंट। तो ये हो गई सर बात किसकी, जियोमेट्रिकल पॉइंट्स की। ये बात किसकी हो गई, जियोमेट्रिकल पॉइंट्स की। फटाफट से आगे बढ़ता हूं मैं ताकि कॉन्सेप्ट अपना पूरा हो जाए, कॉन्सेप्ट अपना पूरा हो जाए। हाँ जी बेटा, आई बात समझ में? कोर्स कब कंप्लीट होगा? अरे भाई साहब तू यहाँ पे ध्यान दे, पहले यहाँ पे ध्यान दे। कोर्स अगर विश्वास किया है ना, जरूर कंप्लीट होगा और बिल्कुल आसान अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। हाँ चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला जो टॉपिक मेरा है वो है आपका एरिया। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास आ जाता है तो उसका एरिया अपन कैसे निकालते हैं, जरा समझने की बात है कि कैसे निकालेंगे, समझना। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूले तो खूब सारे सीखे होंगे कि सर एक तो हमने सेकेंडरी के अंदर पढ़ रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास x3, y3 है तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, इस ट्राइंगल का जो एरिया आपके पास होगा वो अपन निकालते हैं एक तो इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन यूनिक मेथड बताऊंगा। पहले देखो पहले की बातें, 1/2 यहाँ पे आपके पास x1, y1 1, यहाँ पर आपके पास x2, y2 1, यहाँ पर आपके पास x3, y3 और 1। ये क्या होता है आपके पास ट्राइंगल का एरिया। सर ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन यूनिक बताओ तो वो यूनिक जो आपके पास होता है ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने में, वो होता है स्टेयर मेथड। क्या होता है? स्टेयर मेथड। जरा देखो स्टेयर मेथड क्या होता है। स्टेयर मेथड इसको बोलते हैं, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, स्टेयर्स मेथड। स्टेयर का जो मेथड है ना वो बहुत ज्यादा काम में आ जाता है। क्यों काम में आता है? क्योंकि स्टेयर मेथड चाहे आप कोई भी चतुर्भुज का कैलकुलेट करो, चाहे कोई भी आप ट्राइंगल का कैलकुलेट करो, सब के अंदर इजी होता है। ठीक है ना। डिटरमिनेंट वाला तरीका नहीं लगाऊंगा मैं, डिटरमिनेंट वाला तरीका आपको भी नहीं लगाना है। जो मैं तरीका बता रहा हूं वो देखो आप। स्टेयर मेथड क्या कहता है? स्टेयर मेथड के अंदर हमने क्या पढ़े कि सर ये तीन वर्टेक्स आपके पास है, ये तीन वर्टेक्स x1, y1, x2, y2 और एक आपके पास होता है x3, y3, है ना, ये है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया वो अपन निकालेंगे स्टेयर से। सर स्टेयर कैसे बनाएंगे? 1/2 से तो करना है मल्टीप्लाई। पहला जो आपके पास CD का एक जो आपके पास पेयर है वो बनाएंगे पहले कोऑर्डिनेट से। ये पहला कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट है ना उसको लिख दो ऐसा। पहला कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया वर्टिकल लाइन में, दूसरा कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया, तीसरा कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया। आगे बात समझ में? तीन कोऑर्डिनेट है तो तीन लिख दो, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है तो चारों लिख दो। और फिर स्टार्टिंग वाले को क्या कर दो? रिपीट कर दो। स्टार्टिंग वाले को क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। ये क्या बन गई? स्टेयर। ये क्या बन गई? स्टेयर। जब आप इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जाएगा पॉजिटिव, और नीचे से अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव। तो इसका एरिया क्या होगा कि सर ये होगा 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस आपके पास x3 y1। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में। माइनस का y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। ये आपके पास क्या होगा? एरिया होगा। किसका एरिया? ये होगा सर आपके पास ट्राइंगल का एरिया। विश्वास नहीं हो तो देख लेना, इससे करके देख लेना, काफी ज्यादा सिंपल इसका क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको इसका एक्सटेंशन बता दिया है कैसे आपके पास होगा। ठीक है, ये कैसे आपके पास होगा अभी मैं बताता हूं। इसका एक नमूना देखना, और बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल पड़ता है ये। चलो जी, एक इसके बेस क्वेश्चन देखिएगा। नमूना देखो कि अगर सर हमारे पास ऐसा दे रखा है, एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे को दे रखे हैं 2,3, 0,-4 और ऐसा दे रखा है 5,-3। ये दे रखा है। एक ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है 2,3, 0,-4, 5,-3 है, तो उसका एरिया बताओ। बना दो इसके स्टेयर बना दो, है ना। हाँ, सारूस रूल की जैसा ही है। वो सारूस रूल जो होता है बेटा, सारूस रूल जो आपके पास होता है ना, वो भी आपका ऐसा का ऐसा ही होता है, लेकिन वो 3x3 में ही लगता है, लेकिन ये सब जगह लग जाएगा। तो आप क्या करोगे? 1/2 पहला आपके पास कोऑर्डिनेट 2,3,
फिर दूसरा आपके पास 0 और -4, तीसरा कितना 5 और माइनस का 3, फिर फर्स्ट को रिपीट कर दो, फर्स्ट को रिपीट कर दोगे तो 2 और 3 ये आया। बस अब आपको वैल्यू निकालनी है 1/2। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्चुअल में आई पहले से ही माइनस का आ रहा है -8, इधर मल्टीप्लाई किया 0, इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15, इधर से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में, ये 0 ये माइनस में आएगा तो प्लस का 20, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस का 6। लो जी देख लो क्या आपके पास आया। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया आपके पास। बोलो आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया क्या? अरे इतना समझ में आ गया बेटा? हैं? ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया है। तो ये आपके पास मैंने एरिया बता दिया है कि एरिया हम ऐसे निकालते हैं। कई बार आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो ऐसा पूछा जाएगा, कोई पैरेललोग्राम दे दिया, चतुर्भुज दे दिया, वर्ग दे दिया, समचतुर्भुज दे दिया, आय दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसके अंदर 4 वर्टेक्स होंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। चारों में भी अपन ऐसे कर लेंगे, x1 y1 कर लिया, ये आपके पास x2 y2, ये आपके पास x3 y3 और ये आपके पास x4 y4। ठीक है, ये आपके पास 4 वर्टेक्स हैं। अगर हम इसका एरिया निकालें स्टेयर मेथड से, स्टेयर मेथड से अगर इसका एरिया निकालूं मैं तो इसका एरिया होगा 1/2, सेम एज इट इज कि सर पहला कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, दूसरा कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, तीसरा कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, चौथा कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, ये 4 कोऑर्डिनेट लिख दिए, 4 थे। उसके बाद में फर्स्ट को रिपीट कर दो, फर्स्ट को रिपीट करोगे तो क्या आएगा x1 y1। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ऐसे नहीं एक बार तो इसको रख दो, दूसरी बार इसको रख दो, तीसरी बार इसको, चौथी बार इसको, कंटिन्यूअस होनी चाहिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक की चीज समझ में आई होगी कि ये जो आपके पास स्टेयर मेथड है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, स्टेयर मेथड किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। चलो जी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और वो क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि ये स्टेयर बनाना आना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाता है। ठीक है, चलो जी, चलो भाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1,2 है, एक आपके पास 2, -3 है, 4, आपके पास 0 है और एक आपके पास है -1, -3। ये दे दिया कि ये 4 पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये 4 पॉइंट आपके पास क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या बताना है, एरिया। इस क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या बताना है, एरिया। फटाफट से बताओ बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। मेरे से पहले देखिए कितने बच्चों का जवाब आ जाता है, मेरे से पहले कितने बच्चों का जवाब आ जाता है, फटाफट से बताओ। 1, 2, 2, -3, 4, 0, -1, -3। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आया होगा? बताओ जी फटाफट से बताओ, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा? चलो 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 बताओ बताओ फटाफट से कि सर इसका एरिया हम इस तरीके से निकालेंगे, स्ट्रेट से करो। 1/2 तो मल्टीप्लाई में ये 1 और 2, 2 और -3, 4 और 0, -1 और -3 करके देख लो। इसको इधर मल्टीप्लाई किया -3, मल्टीप्लाई किया 0, इससे मल्टीप्लाई किया -12, ऐसे मल्टीप्लाई किया -4, ऐसे मल्टीप्लाई किया +12, ऐसे मल्टीप्लाई किया 0 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप करते रहो ट्राइंगल वाले तरीके से, चाहे ये 12 से आपका 12 कैंसिल और क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 7/2। हमेशा एरिया प्लस में लेते हैं, एरिया हमेशा किस में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। 7/2 एक बार करके देख लो। 1 2 लिखा, 2 -3 लिखा, 4 0 लिखा, -1 -3 लिखा। जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो जो आता है ना वैसा का वैसा लिखना है। इधर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस में लिखा जाता है। इधर से -3 आया, इधर से 0 आया, फिर -12 आ गया। फिर आपने जब ऐसे मल्टीप्लाई किया तो वो 4 आएगा प्लस का, लेकिन माइनस का लिखते हैं। इधर से तो वो माइनस का लिखा जाएगा, प्लस का 12, फिर 0, 12 से 12 कटा, -4 -3 -7, 7/2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। 7/2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। एरिया हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, चलो जी बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर आ जाता है स्टेयर मेथड से। आया कि नहीं आया? अच्छा यार, फर्स्ट वाले को रिपीट नहीं किया मैंने, फर्स्ट वाले को रिपीट नहीं करा, फर्स्ट वाला रिपीट होगा। बिल्कुल सही बोला बच्चा, पहला रिपीट नहीं हुआ। चलो पहले को रिपीट और कर देते हैं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका क्या, -2 और प्लस आपके पास 3, -2 और +3 और आ जाएगा। इसका मतलब एक और आपको जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, एक और अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास -6 आया था पहले, -6 और +1
सही है क्या? अच्छा, माइनस का 7 प्लस का a करोगे तो बिल्कुल सही है बच्चा। जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया वो सही है ना? 3 आंसर दिया जिन बच्चों ने सही है। मैं भूल गया था रिपीट करना, फर्स्ट वाले को रिपीट भी करते हैं, है ना? चलो जी, 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आपके पास सही आएगा। चलो जी, अब आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और वो टॉपिक, अच्छा, कोलिनियरिटी की कंडीशन। सीधी सी बात है कि ट्राइंगल का एरिया जब 0 होता है तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना? तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको नेक्स्ट चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन कल से मैं स्टार्ट करूंगा उसके अंदर आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो जी, अब अपन बात करते हैं लोकस की। लोकस, लोकस मतलब क्या होता है? बिंदु पथ। लोकस का मतलब होता है आपका बिंदु पथ। बिंदु पथ क्या होता है? एक दी गई कंडीशन के अनुसार, एक दी गई कंडीशन के अनुसार कोई पॉइंट जिस पथ पर चलने के लिए अग्रसर होता है उसको बोला जाता है बिंदु पथ। ये सर क्या बोल दिया? मतलब क्या है कि आपने एक कंडीशन फिक्स कर दी, एक कंडीशन फिक्स कर दी कि तू इसी रास्ते चलेगा, और उसी पॉइंटों में से एक एक पॉइंट को अगर हम चूज करके कोई कर्व बना दें तो वो क्या होता है? लोकस होता है, बिंदु पथ होता है। एक चीज ये समझना, जैसे मैंने आपको ये दे दिया कि आप, एक डोर है, एक धागा है, उसके एक तरफ पत्थर बांध दो। एक तरफ आपने पत्थर बांध दिया और एक तरफ आपने इसको हाथ में पकड़ लिया, ठीक है? ये पहली कंडीशन है। ये पत्थर स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे है, इसी कंडीशन में पत्थर यहाँ पे बंधा हुआ है, धागा फिक्स है, फिक्स लेंथ का है। अब आप इस धागे को जब आप ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हो, ऐसे घुमाना अगर स्टार्ट करते हो तो आप देखिएगा आपका हाथ अगर स्टेबल रहता है तो ये जो पथ है ना इसका, ये पत्थर पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ना, तो ये जो पत्थर है वो आपका ऐसे 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 घूम जाएगा। यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग के अंदर आपने यहाँ पे पकड़ रखा है पत्थर, आपने यहाँ पे बांध रखा है। जब आप इसको घुमाओगे तो ये वाली लेंथ तो फिक्स है ना, ये लेंथ अगर फिक्स है तो ये जो आपके पास बनेगा वो इस पाथ के अंदर मूव करेगा। पहले इस पॉइंट की पोजीशन ये थी, फिर यहाँ पे, 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 ऐसे ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसका जो कर्व बन गया वो क्या बन गया? सर्किल। कंडीशन क्या थी इसकी? कंडीशन ये थी कि ये जो डिस्टेंस है ना ये क्या है? फिक्स है। ये डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। ऐसे अलग अलग कंडीशन आपके पास, अलग अलग कंडीशन आपके पास ऐसी बनती है जिसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट होता है वो अलग अलग कर्व पे मूव करते हैं। जैसे एक कर्व आपका ऐसा भी बनता है, एक कर्व, ये कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। ये जैसे मान लो कि एक कर्व आपके पास है कि 2 पॉइंट आपके पास है, 2 पॉइंट, और एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिनकी इन दोनों पॉइंटों से जो डिस्टेंस का सम है, योग है, वो कांस्टेंट है। क्या बोला मैंने? कि ये 2 पॉइंट तो क्या है? फिक्स है, और एक पॉइंट से इन दोनों बिंदुओं की दूरियों का योग बराबर है। तो ऐसे पॉइंटों को यदि हम मिलाएंगे तो एक पॉइंट फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से एक से दूरी अगर इसकी कम होगी तो दूसरे से दूरी जो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। और ऐसे पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं तो ऐसी आपके पास पाथ बनता है जो क्या बन जाता है? आपके पास इलिप्स बन जाता है। क्या बन जाता है? इलिप्स बन जाता है। एक बार फिर से सुनना, जैसे मान लो कि आपके पास 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, आपने एक जो धागा लिया, 2 पॉइंटों कील बांधी, यहाँ पर आपने यहाँ पे कील से बांध दिया, इसको दोनों पॉइंटों पे कील से बांध दिया और आपने धागे को यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है? आप मिट्टी के अंदर ऐसा करिएगा, एक पेन यहाँ पे डाल दो, ये जो पॉइंट आपका है ना जहां पे धागा है वहां पे डाल दो, और ये धागे दोनों टाइट रहने चाहिए। आप पेन को जब मूव करवाओगे तो आप देख लेना इसी शेप आपकी बनेगी, ठीक है ना? हालांकि आपने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं ऐसे, हालांकि आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया वाला है, आप कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या होता है? लोकस। एक अलग कंडीशन के साथ में अगर पॉइंट जिस पथ पे चलता है उसको क्या बोला जाता है? लोकस बोला जाता है, ठीक है? अनअकैडमी पर कब आओगे सर? अनअकैडमी पर नहीं आएंगे, तलाक दे दिया उसको ठीक है ना? यही होगी हमारी क्लास है यार। चलो जी, कैसे निकालते हैं जरा देखो कि आपको क्या है कि कंडीशन दी हुई आती है, आपको दे दिया कि एक पॉइंट है आपके पास a, b से फिक्स डिस्टेंस एक पॉइंट की r है, तो उसका लोकस बताओ। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जिसकी इस बिंदु से दूरी क्या है? r है, हमेशा r रहती है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको या तो आप x, y मान लो या फिर h, k मान लो, और कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो। इससे इसकी डिस्टेंस निकालो और इसको r के बराबर कर दो। डिस्टेंस निकाली मैंने x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट बराबर डिस्टेंस के r, और दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो ये जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? एक सर्किल आएगा। ये तो एक छोटा सा नमूना था, अभी हालांकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो अगली जो मेरी क्लास आएगी 2:30 PM पे, आज जो मैंने आपको डिस्कस करवाया लोकस वोकस सारी चीजें, वो उस क्लास में उसके क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, ठीक है? देख लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाए हैं ना
वो आपको RS अग्रवाल उठा लो, लूसेंट उठा लो, कोई भी बुक उठा लो दुनिया में डिफेंस लेवल की, सबको आप आराम से टच कर पाओगे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे मिलता हूं, फिर आपसे मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आपकी आने वाली है, तो संजय सर की क्लास को एंजॉय करिएगा।